हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू खान ग्लोबल स्टडीज़। इन दिस सेशन हम देखने वाले हैं जून के महीने की इंडेक्स और रिपोर्ट्स और उनमें भारत की क्या रैंकिंग थी, उन रिपोर्ट्स को किसने रिलीज़ किया एंड एक्सेट्रा थिंग्स। तो लेट्स बिगिन। सबसे पहले बच्चों हम ग्लोबल पीस इंडेक्स देखने वाले हैं। इसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चंस बनता है एग्जाम में, स्पेशली यूपीएससी के द्वारा। तो 2026 का ग्लोबल पीस इंडेक्स हमारा रिलीज़ हो गया है। ये हर साल रिलीज़ होता है। इसको इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस रिलीज़ करता है। इसके अंदर टोटल कितनी कंट्रीज़ को रैंक किया जाता है ये आपसे पूछ सकते हैं। 163 कंट्रीज़ आर रैंक्ड। इसी के साथ ये पीस और सेफ्टी के अलग अलग इंडिकेटर्स को देखते हुए रैंकिंग दी जाती है। इस साल 20वां एडिशन रिलीज़ हुआ है ग्लोबल पीस इंडेक्स का, और हर बार की तरह आइसलैंड पहली पोजीशन पर है। ठीक है, आइसलैंड अभी भी वर्ल्ड्स मोस्ट पीसफुल कंट्री पर बना हुआ है। इसके अंदर टोटल 23 इंडिकेटर्स इस्तेमाल किए जाते हैं। हर एक 163 कंट्रीज़ में से हर एक कंट्री को इन 23 इंडिकेटर्स पर जज किया जाता है और मार्क्स दिए जाते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें जिस देश को सबसे कम मार्क्स मिले वो देश सबसे ज़्यादा पीसफुल है, क्योंकि इसमें जो कैटेगरीज है वो है सेफ्टी सिक्योरिटी, डोमेस्टिक इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट, मिलिटराइजेशन, ये सारी। तो इनमें जितना कम मार्क्स मिले उतना अच्छा है। ओके, बाकी जीपीआई स्कोर्स जो हैं जितना कम हो उतना ज़्यादा पीस इंडिकेट होता है। इंडेक्स में लगभग विश्व की 99.7% पॉपुलेशन कवर हो जाती है। इसी के साथ विश्व भर में इस बार भी ग्लोबल पीस स्थापित नहीं हो पाया। उल्टा 99 कंट्रीज आउट ऑफ 163 कंट्रीज में पिछली बार के मुताबिक ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स और ज़्यादा प्रॉब्लम्स देखने को मिली। वो 61 एक्टिव स्टेट बेस्ड कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं विश्व भर में, जो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद अभी तक के सबसे ज़्यादा हैं। रशिया सबसे कम पीसफुल कंट्री में से आया है और आइसलैंड सबसे ज़्यादा पीसफुल कंट्रियों में रहा। इंडिया की रैंकिंग बच्चों 127 थी। हमारा स्कोर था 2.409। ठीक है, अगर हम बात करते हैं 2025 की, तो 2025 से हमारी 3 रैंक और नीचे हो गई है। तो पीस में हम थोड़े से पीछे हो गए हैं। ठीक है, टॉप 5 कंट्रीज देख लीजिए। आइसलैंड, न्यूजीलैंड, स्विट्जरलैंड, स्लोवेनिया और आयरलैंड। इन सब की आप स्कोर्स देख सकते हैं, कम कम है। तो जितना कम स्कोर है उतना टॉप पर रहेगा वो, जितना ज़्यादा स्कोर है वो उसका रैंक नीचे होता जाएगा। ओके, चलो अब सेकेंड इंडेक्स देखते हैं बच्चों। सेकेंड इंडेक्स इज अबाउट यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2027। अब ये जो रैंकिंग है ये विश्व भर में हमारे जो यूनिवर्सिटीज़ है ना उनको प्लेस करता है कि कौन सा यूनिवर्सिटी सब में बेहतर यूनिवर्सिटी है वर्ल्ड वाइड। ओके, तो क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग में भी हर बार की तरह जो हमारा मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट है एमआईटी, वो ही टॉप पर आया है। 15वें साल लगातार एमआईटी टॉप पर बना रहा। ओके, तो मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एमआईटी जो यूएसए में बेस्ड है, ये हमारा टॉप यूनिवर्सिटी आया है क्यूएस रैंकिंग के अनुसार। दूसरे स्थान पर इंपीरियल कॉलेज और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी दोनों आए हैं। तीसरे स्थान पर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है और चौथे पर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है। ठीक है, अगर आप पूछेंगे कि इंडिया से कोई यूनिवर्सिटी आया है टॉप 100 में, तो टॉप 100 में तो नहीं, बट टॉप 1500 में अगर हम बात करते हैं तो भारत के टोटल 52 इंस्टीट्यूट्स देखने को मिले हैं, जिसमें से 13 आईआईटीज़ जो हैं उनकी भी रैंकिंग हमें देखने को मिली। 118th पर आईआईटी दिल्ली ज़रूर आया है, तो टॉप 100 में तो नहीं है पर 118th पे है। फिर 134th पे आईआईटी बॉम्बे है और 170th पर आईआईटी मद्रास है। मतलब 1500 इंस्टीट्यूट्स अगर हम ग्लोबली बात करें तो उसमें भारत के मात्र 52 हैं और टॉप 150 में हमारे 2 हैं बस। तो मतलब हम थोड़ा बेहतर कर सकते हैं, बेहतर करने की ज़रूरत है। टॉप 150 में आना इज़ नॉट अ गुड थिंग, एटलीस्ट टॉप 50 में हमें आना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे देखो। इंडिया रैंक्स 5th इन मिलिट्री स्पेंडिंग एंड 2nd इन आर्म्स इम्पोर्ट्स। अब यहाँ पे एक और नया रिपोर्ट जारी हुआ। इस रिपोर्ट का नाम है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट। इसके अनुसार भारत पूरे विश्व में दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा हथियार इंपोर्ट करता है और 5वें नंबर पर सबसे ज़्यादा अपने सेना पे खर्चा करता है। ठीक है, तो हम 5th लार्जेस्ट मिलिट्री स्पेंडर है विश्व में और 2nd लार्जेस्ट आर्म्स इम्पोर्टर्स हैं। इसी के साथ अगर हम बात करते हैं तो मिलिट्री स्पेंडिंग में सबसे आगे यूएसए है, दूसरे नंबर पर चाइना, तीसरे पे रशिया, चौथे पे जर्मनी, 5 पे इंडिया। पिछले साल के कंपैरिजन में हमने 8.9% ज़्यादा मिलिट्री स्पेंडिंग इस बार किया है और आर्म इंपोर्ट में हम 8.2% हमारी ग्रोथ देखने को मिली है 2021 से 2025 के बीच में। ओके,
अब आगे चलते हैं बच्चों, हमारा जो 4th न्यूज़ है उस पर। आपको पता है भारत के बहुत सारे ऐसे लोग जो यूएस चले गए हैं, उन्होंने कमाल कर दिखाया है और वो फोर्ब्स की 250 इमिग्रेशन वाली लिस्ट में भी आए हुए हैं, ठीक है? तो आप देखिए बच्चों, यहाँ पे यूएसए में बहुत सारे इमिग्रेंट्स हैं जो भारत से गए हुए हैं और उन्होंने वहाँ जाके यूनिकॉर्न बिज़नेसेस सेटअप कर लिए हैं, सीईओज़ बन गए हैं, बड़ी-बड़ी कंपनीज़ रन कर रहे हैं। तो यहाँ पे यूएसए को इस बार 250 वर्षगांठ पूरी हो गई थी, तो फोर्ब्स ने उसी रिस्पेक्ट में एक लिस्ट निकाली जिसमें ऐसे 250 सक्सेसफुल इमिग्रेंट्स जो यूएसए में रह रहे हैं, मतलब वो है किसी और देश के, लेकिन वो यूएसए में रह के, यूएसए में काम करके यूएसए का उद्धार कर रहे हैं, है ना? तो इसमें भारत के मेजॉरिटी लोग देखने को मिले थे। टॉप 5 में आर्नोल्ड शिवेंजर आए थे बच्चों, ऑस्ट्रिया के। देन इलॉन मस्क जो कि साउथ अफ्रीका के हैं, सबको लगता है अमेरिका में है लेकिन ये साउथ अफ्रीका बॉर्न है। सर्जे ब्रिन जो कि रशिया के हैं। जेनसेन हुआंग जो कि ताइवान के हैं। रूपर्ट मुर्डोच जो कि ऑस्ट्रेलिया के हैं। तो यहाँ पे ये टॉप 5 इंडिविजुअल्स हैं। अब इंडियंस की बात करें तो इंडियंस, बहुत सारे इंडियंस आप देख सकते हैं टॉप 100 में। विनोद खोसला सन माइक्रो सिस्टम के को फाउंडर। नवल रविकांत एंजल लिस्ट के को फाउंडर। हेमंत तनेजा जनरल कैटलिस्ट के फाउंडर। संजय मेहरोत्रा माइक्रॉन के सीईओ। सुंदर पिचाई गूगल के सीईओ। अभिजीत बैनर्जी ये इकोनॉमिस्ट है, नोबल प्राइज़ मिल चुका है इन्हें इकोनॉमिक्स में। टीवी होस्ट जो हैं पद्मा लक्ष्मी जी। सत्या नडेला माइक्रोसॉफ्ट की सीईओ। निर्जा सेठी हमारी एंटरप्रेन्योर हैं। जय चौधरी स्केलर के फाउंडर हैं। रोमेश श्री वाधवानी हमारे एंटरप्रेन्योर और इन्वेस्टर हैं। तो यहाँ पे दीज आर ऑल द नेम्स जो टॉप 100 में ही आपको देखने को मिल रहे हैं फ्रॉम इंडिया। इंडिया के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यूएसए में आज यूनिकॉर्न बिजनेसेस खुल के बैठे हैं, विच इज़ मोर देन $1 बिलियन। उसके बारे में भी हम आगे देखेंगे, ठीक है? अगला न्यूज़ देखिए। स्मृति मंधाना बच्चों जो है, बहुत बड़ी न्यूज़ है ये। स्मृति मंधाना टाइम्स 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल स्पोर्ट्स पर्सन में दिखी और ये इकलौती भारतीय थी जो इस लिस्ट में देखने को मिली। स्मृति मंधाना बच्चों, स्मृति मंधाना को भले ही भारत में इतना फ़ैन फॉलोइंग नहीं मिलता है जितना विराट कोहली, हार्दिक पांड्या वगैरह के कंपैरिजन में, लेकिन इंटरनेशनली स्मृति मंधाना बहुत बड़ा फ़ैन फॉलोइंग रखती हैं। इंटरनेशनली स्मृति मंधाना को जो रिस्पेक्ट मिलती है दैट इज़ नेक्स्ट लेवल, क्योंकि बाहर स्पोर्ट्स में ऐसे डिफ्रेंसिएशन जनरली नहीं होता है। आपको पता है हमारी भारत की स्मृति मंधाना ने इंटरनेशनल विमेन रिकॉर्ड सेट किए हैं क्रिकेट के। ओके, तो यहाँ पे ये इकलौती भारतीय हैं इस लिस्ट में। 2024 में उन्होंने सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल रन्स के रिकॉर्ड सेट किए थे अक्रॉस ऑल फॉर्मेट्स, ठीक है, जो कोई महिला कर सकती है। बाकी यहाँ पे उन्होंने 2024 में सेट किए हुए खुद ही को रिकॉर्ड को 2025 में ब्रेक कर दिया, विच इज़ अ वेरी बिग थिंग, जिसके कारण बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का टाइटल भी इन्हें ही मिला था 2025 का, स्मृति मंधाना जी को। अलॉन्ग विद दिस जो टाइम्स की लिस्ट है ना, इसमें एथलीट्स, कोचेस, एडवोकेट्स, इन्वेस्टर्स वगैरह जो स्पोर्ट्स में इन्वेस्ट करते हैं, इन सब के बारे में होता है। बाकी मेजर नेम्स जो इस मैगजीन में दिखे लिस्ट में हमें, लिब्रॉन जेम्स, लायनल मेसी, इलिन गू, कार्लोस अल्कराज, विक्टर वेम्बanyama और रोरी मैकलोरी, ठीक है? तो यहाँ पे ये सभी नाम हमें देखने को मिले हैं। आई होप ये टोटल 5 हमारे जो इंडेक्सेस हैं आपको समझ में आए हो। अब हमें आगे चलना है टुवर्ड्स द 6th इंडेक्स या 6th रिपोर्ट हमारी। इंडिया जो है बच्चों, यहाँ पे यूएस की यूनिकॉर्न फाउंडर की लिस्ट में सबसे ऊपर है। यूएस में जितने भी यूनिकॉर्न बिजनेसेस हैं, है ना, उसमें अगर हम बात करते हैं कि कौन से देश के फाउंडर सबसे ज़्यादा हैं जिन्होंने यूएस में यूनिकॉर्न बिजनेसेस ओपन किए हैं, वो भारतीय हैं। आपको पता है नेशनल फाउंडेशन फॉर अमेरिकन पॉलिसी के अनुसार कुछ इंडियन बॉर्न एंटरप्रेन्योर्स 96 हैं जिन्होंने यूनिकॉर्न बिजनेसेस स्टैब्लिश किए हैं। भारत में पैदा हुए थे, फिर यूएस में जाके उन्होंने यूनिकॉर्न बिजनेसेस स्टैब्लिश कर दिए हैं। 96 यूनिकॉर्न बिजनेसेस इंडियन बॉर्न। मतलब इंडिया में क्या दिक्कत हो गई, इंडिया में क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि यहाँ इन्हें वैसा इन्वायरमेंट, अपॉर्चुनिटी, टेक्नोलॉजी, मॉनेटरी अवेलेबिलिटी, फाइनेंशियल जो एक बैकअप होता है या जो एक रेडीनेस होती है कंट्री की, वो नहीं मिली। इसलिए इन्होंने ये सब यूएसए में जाके किया। अगर इंडिया में ये सब अवेलेबल होता तो ये 96 यूनिकॉर्न कंपनीज इंडिया में होती, ठीक है? इजराइल की 60 है यूएसए में, यूके की 47 है। यूनिकॉर्न कंपनी बेसिकली जनरली ऐसा स्टार्टअप होता है जो कि इनिशियली चालू तो हुआ था,
बट फिर उसने इतना ग्रो किया कि $1 बिलियन मार्क उसने क्रॉस कर दिया। आगे देखो हम सी फूड की बात करते हैं, तो सी फूड के मामले में भारत ने ऑल टाइम हाई एक्सपोर्ट हिट कर दिए हैं। मतलब वॉल्यूम में भी हमने सबसे ज़्यादा सी फूड एक्सपोर्ट किया है, और वैल्यू में भी, पैसे में भी सबसे ज़्यादा सी फूड एक्सपोर्ट किया है। हमने सी फूड एक्सपोर्ट में इस बार रिकॉर्ड सेट कर दिया है। कुछ $8.46 बिलियन का सी फूड एक्सपोर्ट किया है हमने, ठीक है। वहीं अगर हम बात करते हैं यूएसए और चाइना जैसे देश, वो इम्पोर्ट कर रहे हैं और हम इंडिया एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। इंडिया ने कुछ 19,72,018 मेट्रिक टन का सी फूड एक्सपोर्ट किया है, जो कि लगभग आपका 73,890.46 करोड़ यानी $8.46 बिलियन का है। ऑल टाइम हाई है वॉल्यूम वैल्यू दोनों में। और ये डेटा MPEDA यानी कि मरीन प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा रिलीज की गई थी। ओके, अलॉन्ग विद दिस पी जवाहर जो है MPEDA के चेयरमैन हैं, आपसे पूछ सकते हैं। यूएसए और चाइना इसमें इम्पोर्टर हैं, एक्सपोर्टर नहीं है भारत जैसे। फ्रोजन श्रिम्प जो है सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट हुआ है। जितना भी सी फूड एक्सपोर्ट हुआ है ना, उसका 40% तो आपका श्रिम्प यानी कि झींगे ही हैं। यूएसए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टर रहा है वैल्यू में, और वॉल्यूम में चाइना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टर रहा है, वॉल्यूम मतलब क्वांटिटी के मामले में। ओके, टॉप 3 पोर्ट्स इंडिया के जो ये सब हैंडल कर रहे हैं, तो वो विशाखापट्टनम वाला वाइजैक हमारा, JNPT और कोच्चि। तो ये हमारे मेन सी फूड कार्गोज हैं। ओके, चलो अब आगे देखिए, प्लानिटरी क्लाइमेट वाइटल साइंस रिपोर्ट 2026। तो यहाँ पे बॉन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस का दौरान, जो SB64 हमने इन्वायरमेंट में पढ़ा था ना, उसके दौरान यहाँ पे एक बहुत ही मेजर प्लानिटरी क्लाइमेट इंडिकेटर्स को देखा गया, जो कि और ख़राब होते जा रहे हैं। मतलब पहले के मुताबिक हमें क्लाइमेट कॉन्फ्रेंसेस करते हैं कि हमारे क्लाइमेट इंडिकेटर्स बेहतर हों, लेकिन वॉर्स, कॉन्फ्लिक्ट्स, ऑयल रिफाइनरीज का बम्बार्डमेंट हो रहा है, इतने ज़्यादा हथियार इस्तेमाल हो रहे हैं, उनका बारूद और बॉम्ब और धुआं और सब, उसके कारण पूरी हालत ख़राब हो चुकी है बच्चों। जितनी भी मेहनत अभी इतने टाइम में थोड़ी थोड़ी भी की, सब अंडू हो चुकी है। इवन आप देखिए प्लानिटरी क्लाइमेट वाइटल साइंस रिपोर्ट 2026, जिसको पब्लिश किया अर्थ सिस्टम साइंस डेटा ने, उसके अंतर्गत कुछ 70 साइंटिस्ट थे 17 देशों से। ये जो रिपोर्ट है, उसे ये पता पड़ा है कि हमारे जो मेजर क्लाइमेट इंडिकेटर्स हैं, वो सभी वर्स हुए हैं और सभी डिटेरेट हुए हैं। कुछ 11 मेजर क्लाइमेट इंडिकेटर्स हैं जो ख़राब हो चुके हैं। मरीन हीट वेव्स यानी कि पानी में जो डायरेक्ट हीट वेव्स होती हैं, बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी से बढ़ रही हैं। अर्थ का एनर्जी इम्बैलेंस 8% से बढ़ चुका है। डेली टेम्परेचर 9% से बढ़ चुका है। साथ ही साथ हमारे कारण, ह्यूमन के कारण जो वार्मिंग इंड्यूस हो रही है, गर्मी इंड्यूस हो रही है, वो 1.37 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच चुकी है, ठीक है। इंडियन ओशन 220 से 250 मरीन हीट वेव डेज एक्सपीरियंस कर सकता है अब आगे आने वाले टाइम पे, बिकॉज ऑफ दिस 2100 तक, ठीक है। यानी कि पूरे साल में से 365 डेज में से 220 से 250 डेज तक तो इंडियन ओशन में हीट वेव ही आती रहेगी, 2100 तक। 2100 में कितने टाइम बचा है? सम 74 ईयर्स, दैट्स इट, ठीक है। तो ये बहुत दिक्कत वाली बात है। आगे देखो, यूनिसेफ का चिल्ड्रंस क्लाइमेट रिस्क रिपोर्ट भी निकला है। ये चिल्ड्रंस क्लाइमेट रिस्क रिपोर्ट जो जारी हुआ है, ये बताता है कि जो बदलता हुआ क्लाइमेट है, ये जो गर्मी है, जो हीट वेव है, इससे बच्चों को क्या इम्पैक्ट होता है, ठीक है। तो कुछ 89 मिलियन चिल्ड्रन हैं जो कि लगातार हीट वेव्स फेस करते हैं। 392 मिलियन इंडियन चिल्ड्रन है बच्चों, या 92% ऑफ ऑल चिल्ड्रन हैं जो कि एक्सट्रीम हीट वेव से एक्सपोज होते हैं। मतलब इनको 92% भारतीय बच्चों को हीट वेव देखने को मिलती ही है, हीट वेव एक्सपीरियंस करने को मिलती ही है। इसी के साथ सूखा, बहुत ज़्यादा हीट, बाढ़, स्टॉर्म, एयर पोल्यूशन, इन सब का शिकार होते हैं हमारे बच्चे। क्लाइमेट रिस्क की बात करें तो ओवरऑल हमारा जो हज़ार्ड एक्सपोजर है, वो है 9.21 आउट ऑफ 10। साउथ एशियन कंट्रीज़ में सबसे ज़्यादा जो स्कोरिंग है इसमें, वो पाकिस्तान की है 9.44 पे और बांग्लादेश की 9.38 पे। इंडिया 9.21 पे कुछ ज़्यादा पीछे नहीं है, ठीक है। इंडिया एक्सट्रीम हीट एक्सपोजर में 10 on 10 लेकर आया है, विच इज़ नॉट अगेन अ गुड थिंग, इट इज़ एक्सट्रीमली बैड थिंग। एयर पोल्यूशन में हम 9.94 पे हैं, वेरी क्लोज टू 10। और साथ ही साथ सूखे का रिस्क 8.84 पे पहुंच गया है आउट ऑफ 10, है ना। ग्लोबल फाइंडिंग की अगर हम बात करते हैं, तो कुछ 1.1 बिलियन चिल्ड्रन हैं ग्लोबली जो कि कम से कम 3 ओवरलैपिंग क्लाइमेट हज़ार्ड्स फेस कर रहे हैं। यानी कि 1.1 बिलियन चिल्ड्रन, एक से अधिक, दो से अधिक, तीन से अधिक,
क्लाइमेट रिस्क फेस कर रहे हैं, ठीक है, जिससे पता पड़ता है कि इंडिया में बहुत दिक्कतें हैं, गैप्स हैं, जिस पे काम करना है। बहुत सारे जो प्लान्स हैं उसमें चाइल्ड स्पेसिफिक प्रोटेक्शन लैक करता है, जिसमें आंगनवाड़ी आ गई, स्कूल आ गए, नाइट टाइम हीट मैनेजमेंट आ गया, चाइल्ड वल्नरेबिलिटी मैपिंग आ गया, एज स्पेसिफिक अडेप्टेशन आ गया, ये सब अभी लैक कर रहा है इंडिया। ओके, आगे देखिए, एआई इकोनॉमी रेडीनेस के मामले में भारत बहुत अच्छा कर रहा है, 13th रैंक पर आ गया है ना। और ये क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स के द्वारा हमें पता पड़ा, भारत 13th रैंक पे है एआई रेडीनेस में इकोनॉमी को लेकर। साथ ही साथ यूएसए ने यहाँ पे टॉप किया है, फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया दूसरे स्थान पर और यूके तीसरे स्थान पर, जर्मनी चौथे पे, कनाडा पाँचवा पे। यहाँ पे स्किल अलाइनमेंट के मामले में भारत को 18th रैंक मिली है, एकेडमिक रेडीनेस के मामले में 22nd, फ्यूचर ऑफ वर्क में 5 रैंक मिली है बच्चों, बहुत अच्छा है। इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन में 14th रैंक मिली है। ओवरऑल इंडिया की रैंक 13th आ गई है। सारी रैंक्स अलग अलग करके ओवरऑल एवरेज हम 13th पर है। ओके, चलिए आगे देखिए, एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स। एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स मतलब हम फॉसिल फ्यूल से किस प्रकार से ग्रीन एनर्जी पर शिफ्ट हो रहे हैं। तो इसके अंतर्गत भारत जो है थोड़ा प्रोग्रेस किया है, 2 रैंक्स हमारी बढ़ गई हैं, ऊपर हो गई हैं, हम 70वें रैंक पर आ चुके हैं, ठीक है, एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2026 में। ये इंडेक्स रिलीज होता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। इसके अंतर्गत एनर्जी सिक्योरिटी कितना है, कितना कार्बन एमिशन हो रहा है, सस्टेनेबिलिटी कर रहे हैं कि नहीं, इक्विटी है कि नहीं, पॉलिसी है कि नहीं प्रॉपर इन्वायरमेंट मैनेज करने के लिए, फाइनेंसेस हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा है कि नहीं रेडी अलग अलग प्रॉब्लम्स को झेलने के लिए। इसमें सिस्टम परफॉर्मेंस 60% होता है, ट्रांजिशन रेडीनेस 40% होता है, उस हिसाब से टोटल स्कोर मिलता है, ठीक है। टॉप 3 कंट्रीज इसमें स्वीडन, फिनलैंड और डेनमार्क है। इंडिया 70 नंबर पे है, ठीक है। सिंगापुर पहले 42 पे था, अब 10 पे आ गया है। सिंगापुर ने बहुत प्रोग्रेस की है इसमें। बाकी आप देखिए, जर्मनी 9th पे है, फ्रांस 10th नंबर पे है, यूके 11th पे है, चाइना 14th पर है, ब्राज़ील 17th पर है, यूएसए 19th पर है, इंडिया 70 पर है। तो इंडिया को भी थोड़ा काम करना है। ओके, अब हमारे एयरपोर्ट को लेकर देख लेते हैं बच्चों। भारत का बेंगलोर का जो कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, ये विश्व का तीसरा सबसे अधिक फैमिली फ्रेंडली एयरपोर्ट बन गया है। आप देखिए, ये जो रैंकिंग है ये attractiontickets.com के द्वारा रिलीज हुई है। कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट 3rd सबसे ज़्यादा फैमिली फ्रेंडली एयरपोर्ट है और चौथे नंबर पे राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैदराबाद का। ओके, पहले नंबर पे हेलसिंकी वांटा एयरपोर्ट है, दूसरे पे सिंगापुर चांगी एयरपोर्ट, तीसरे पे कैंपेगौड़ा, चौथे पे राजीव गांधी। तो ये दोनों इंडियन हो गए, ठीक है, 3rd एंड 4th पे। तो ये फैमिली फ्रेंडली है, यानी कि पूरे परिवार के लिए एयरपोर्ट अच्छा है। ओके, इंडिया बिकम्स वर्ल्ड्स टॉप शिप रिसाइकलिंग नेशन। अभी हम शिप बिल्डिंग में बहुत प्रोग्रेस कर रहे हैं, ब्लू इकोनॉमी में भी हम बहुत आगे बढ़ रहे हैं, तो उस हिसाब से हमारा शिप बिल्डिंग, शिप रिसाइकलिंग, असेंबलिंग, मैन्युफैक्चरिंग, इन सब में बहुत ग्रोथ देखा गया है। हमारे गुजरात में एक अलांग कैपेसिटी है, उसको हम एक्सपांड करने का प्लान कर रहे हैं नियरली 9 मिलियन लाइट डिस्प्लेसमेंट टन्स पे। और ये भारत का शिप रिसाइकलिंग इंडस्ट्री का एकदम सेंट्रल प्रोजेक्ट है, ठीक है। इसी के साथ इंडिया कुछ 2.99 मिलियन ग्रॉस टन शिपिंग वॉल्यूम रिसाइकल कर लिया 2025 में, विच इज़ अ वेरी बिग थिंग। और इंडिया जो है, हम 35.4% ग्लोबल मार्केट शेयर कैप्चर करके बैठे हैं शिप रिसाइकलिंग में, ग्लोबल मार्केट का 35%, विच इज़ अगेन अ वेरी बिग थिंग। आगे देखिए बच्चों, बेंगलुरु रैंक 2nd इन एशियाज एआई नेटिव स्टार्टअप क्लस्टर्स। तो एशिया में जितने भी अलग अलग सिटीज़ हैं जहाँ स्टार्टअप हो रहा है एआई को लेके, उसमें भारत का बेंगलुरु 2nd नंबर पर आया है, ठीक है। इस रिपोर्ट को विवा टेक पेरिस ने जारी किया है। तो 6 इंडियन इकोसिस्टम है जो ग्लोबली रिलीज हुए हैं। बेंगलुरु कर्नाटका हमारे 15th पोजिशन पर आया है स्टार्टअप इकोनॉमी इंडेक्स में, और साथ ही साथ ये भारत का लीडिंग स्टार्टअप हब रहा, और एशिया में बेंगलुरु 2nd नंबर पर आया है, ठीक है। एशिया पे बेंगलुरु 2nd नंबर पर आया है। परफॉर्मेंस में 27.5%, फंडिंग 20%, मार्केट 20%, टैलेंट एक्सपीरियंस 17.5%, एआई नेटिव क्लस्टर 10%, R&D इंजन 5%। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन है, किस प्रकार से कौन से फैक्टर को कितना वेटेज मिला है और किस किस पे असेसमेंट हुआ है। ओके, चलिए, बेंगलुरु जो है बच्चों, ये टॉप 10 में आया है ग्लोबली, और एशिया में 3rd पोजीशन पर आया है परफॉर्मेंस को लेके आईटी एआई में, ठीक है, नॉट आईटी। साथ ही साथ टॉप 15 पर आया है ग्लोबली, और 4th आया है एशिया में एआई इकोसिस्टम वॉल्यूम को इकोसिस्टम वैल्यू को लेके। ओके, चलो
अब बच्चों चाइना का सुपर कंप्यूटर है, इसका नाम है लाइनशाइन। ये सुपर कंप्यूटर विश्व का सबसे एडवांस सुपर कंप्यूटर है और इसकी फर्स्ट रैंक आई है 67th एडिशन ऑफ टॉप 500 सुपर कंप्यूटर लिस्ट की इन द वर्ल्ड। अब देखो, ये जो लाइनशाइन कंप्यूटर है चाइना का, ये नेशनल सुपर कंप्यूटिंग सेंटर में स्थित है जो कि शेंजन में है। इसी के साथ इसका परफॉर्मेंस कुछ 2.198 एक्साफ्लॉप्स का है और ये 2 क्विंटिलियन कैलकुलेशन पर सेकेंड तक कर सकता है और टॉप 500 रैंक्स में सबसे टॉप पे है, 1 पे, सबसे पावरफुल सुपर कंप्यूटर। ओके, इसी के साथ बच्चों ये हाई परफॉर्मेंस लिनपैक बेंचमार्क को इस्तेमाल करता है और इसका मतलब बहुत ही ज़्यादा एडवांसमेंट्स आप देखेंगे स्पीड में, कैलकुलेशन में। सीपीयू जो इस्तेमाल करता है वो बहुत ही डिज़ाइन ओनली सीपीयू है जिसका 304 कोर प्रोसेसर है, कस्टम वो भी। आगे देखिए बच्चों, सेकेंड लास्ट न्यूज़ है हमारा, ये है एक ऐप पोर्ट जीपीटी जो कि पोर्ट की अथॉरिटी के लिए बनाया गया है। मतलब हमारे एक पोर्ट अथॉरिटी है उसके बेटरमेंट के लिए बनाया गया है कि अच्छे से चले। तो बेसिकली बच्चों जो यूनियन मिनिस्टर है सर्बानंद सोनोवाल, उन्होंने पोर्ट जीपीटी मोबाइल ऐप लॉन्च किया जो कि हमारा वीओसी पोर्ट अथॉरिटी है ना, इसको VOCPA कहते हैं, ठीक है, VO चिदम्बरनर पोर्ट अथॉरिटी, ये आपका तूतीकोड़ी में है। तो इस अथॉरिटी के स्विफ्ट प्रचालन के लिए और ये अच्छे से चल जाए, इसकी ऑपरेशनल एफिशिएंसी अच्छे से हो, नॉलेज मैनेजमेंट हो जाए, डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग करे, इंफॉर्मेशन को एक्सेस हो, इसका वर्क फ्लो मैनेज हो, इसलिए VOC पोर्ट जो है ये मोबाइल एप्लीकेशन लेकर आया है। और VOC पोर्ट पहला मेजर इंडियन पोर्ट बना है जो कि एक AI प्लेटफॉर्म जनरेट किया है अपने ऑपरेशंस के लिए थ्रू मोबाइल ऐप, ठीक है, मोबाइल ऐप के ज़रिए। इसमें सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट भी निकली थी जिसमें VOCPA सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट 2026 जिसका टाइटल था टूवर्ड्स अ ग्रीन मैरीटाइम फ्यूचर। इसमें बच्चों रिन्यूएबल एनर्जी अडॉप्शन कैसे किया, कार्बन रिडक्शन कैसे किया, सस्टेनेबल ऑपरेशंस कैसे किए, इन सब का जिक्र है। और इसी के साथ हमारा जो VOCPA है ना, ये भारत के स्कोप 2 इमिशन फ्री पोर्ट में आता है, विच इज़ अ वेरी बिग थिंग फॉर अस। ओके, आगे देखो, IIM बैंगलोर कुछ 9.7 स्कोर किया बच्चों ग्लोबल पॉजिटिव इम्पैक्ट रेटिंग में। यानी कि ये रेटिंग इंस्टीट्यूट्स को दी जाती है इस बेसिस पर नहीं कि वो एकेडमिक्स में क्या करवा रहे हैं, बच्चों को कितनी अच्छी जॉब मिल रही है, नहीं, वहाँ के बच्चे निकल कर सोसाइटी में कैसा इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, उस बेसिस पे इंस्टीट्यूट्स को रैंकिंग मिल रही है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो रिपोर्ट है ये ग्लोबल पॉजिटिव इम्पैक्ट रेटिंग के नाम से पॉजिटिव इम्पैक्ट रेटिंग और बिजनेस स्कूल्स नाम से भी जानी जाती है। ये स्कोर जो है बच्चों हमारा ग्लोबल एवरेज से बहुत ऊपर है। ग्लोबल एवरेज हर यूनिवर्सिटी का लगभग 8 के अराउंड देखा गया, IIM बैंगलोर का ग्लोबल एवरेज से 1.7 ऊपर है। ये स्टूडेंट लेड असेसमेंट है बच्चों जो कि सोशल इम्पैक्ट को स्टडी करता है कि बिजनेस स्कूल्स के कैसे इम्पैक्ट हो रहे हैं सोसाइटी पर, और इसको गवर्न करता है PIR को स्विस एसोसिएशन, ठीक है, बिजनेस स्कूल्स के कोएलिशन के साथ। चलिए, इसी के साथ इसमें WWF, ऑक्सफैम इंटरनेशनल, UN ग्लोबल कॉम्पैक्ट, स्विट्जरलैंड, लाइechtenstein, ये सब भी शामिल हैं, विच इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट। ओके, तो इसके साथ हमारे जून के महीने के सारे इंडेक्सेस हमने कवर कर लिए हैं। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड एंड एंजॉयड द सेशन। और ऐसे सेशंस मिलेंगे, टिल देन जय हिंद, जय भारत एंड टेक केयर।